Hello dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. In this video I am going to cover the remaining portion of sample paper number 3. We have already completed part A, question number 1 to 23. Then part B, section 1 has been completed from question number 24 to 33, 2 markers. In this video we will cover up part B, section 2 and 3, that is question number you can say 34 to 40. 34 to 40 जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स हैं। आपके सामने सबसे पहले 34th क्वेश्चन है जो कि 3 मार्कर्स हैं। 3 मार्कर्स में आपको यानी कि सेक्शन 2 में you will get question number 34, 35, 36, 37, 4 questions, 3 markers. Out of these 4 questions, you'll be getting 2 internal choices. 2 questions में आपको internal choice मिलेगी सेक्शन 2 में, 3-3 नंबर वालों में, और एक चॉइस इंटरनल मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 43 क्वेश्चंस में से। They are 5 markers. Let us begin with question number 34. Consider the given below 2 code segments. Will they produce same output? Why? Why not? What will be the output of the both code segments? ये आपके पास 2 कोड सेगमेंट दिए हुए हैं, इसमें से इन दोनों कोड्स का आउटपुट, यहाँ से मैं ये डेटा हटा देता हूँ, डेटा नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। तो इसमें से आपको देखना है कि पहला पार्ट क्या कहता है। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी एज यूजुअल, एलएसटी इक्वल टू 10, 11, 12 एक लिस्ट है ये, और इससे एक सीरीज बनाई जा रही है। S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज LST इंटू 2। आप सभी जानते हैं कि लिस्ट को अगर हम ट्वाइस करें, थ्राइस करें, 2 से मल्टीप्लाई करें या किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो लिस्ट उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाती है। दैट मीन्स लिस्ट में जो वैल्यूज होंगी वो 10, 11, 12, 10, 11, 12 2 टाइम्स हो जाएंगी। एंड द सेम लिस्ट उसे ट्वाइस करने के बाद इज बीइंग पास टू क्रिएट द सीरीज। तो ऑब्वियसली सीरीज में भी आपके 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 10, 11, 12, 10, 11, 12, जिसके इंडिसेस होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब भी आप सीरीज को प्रिंट करेंगे यू विल गेट दिस सीरीज with 6 elements, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12 with indices 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से LST1 इज ए, यहाँ पर आप देखें ये LST1 नाम तो जरूर लिखा गया बट ये सीरीज है, क्योंकि यहाँ आगे लिखा गया है PD डॉट सीरीज 10, 11, 12, यानी एक सीरीज है LST1 में और उसका ट्वाइस किया जाता है। ये LST लिस्ट का ट्वाइस नहीं है बल्कि सीरीज का ट्वाइस है। और आपको पढ़ाया जा चुका है कि सीरीज का अगर ट्वाइस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, किसी भी स्केलर वैल्यू से, तो ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज गेट्स मल्टीप्लाइड। तो हर एलिमेंट सीरीज का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपकी सीरीज LST1 है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 20, 22, 24, 3 एलिमेंट्स। और उसी से एक नई सीरीज बन रही है S2, यानी कि S2 हैज द एलिमेंट्स 20, 22, 24। प्रिंट करेंगे आपको तो 20, 22, 24 जो है डिस्प्ले होगा विद इंडिसेस 0, 1, 2। तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों के रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसीलिए हियर इट हैज बीन रिटन नो बोथ सेगमेंट्स विल प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट, और नो बोथ segments will not produce same output, because in first part twice of a list object is being assigned to series 1, ठीक है, which is just repeat the list, which will just repeat the list 2 times and then assigned to the series S1, and output will be 10, 11, 12, 10, 11, 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is the first series. सेकेंड पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, द सेम एक्सप्लेनेशन हैज बीन रिटन हियर, एंड सीरीज S2 जो है आपका 0, 1, 2, 20, 22, 24 क्रिएट हो जाएगी। 35th question is your theoretical question from e-waste, very important topic from examination point of view,
क्योंकि इसकी आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है ई वेस्ट से रिलेटेड। तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी इससे क्रिएट हो रही हैं एंड इट शुड बी रिसाइकल्ड प्रॉपर्ली। पीपल अवेयरनेस भी इसमें होना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये चैलेंज है, इन्वायरमेंट के लिए भी। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो गिव ई वेस्ट हैजार्ड्स फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए ई वेस्ट से क्या क्या खतरे हैं। सो ऑन इन्वायरमेंट, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में आप इधर उधर फेंकेंगे, उसमें बहुत तरह के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सॉइल को एसिडिफाई कर देंगे, एसिड्स ज़्यादा बना देंगे। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हवा भी प्रदूषित होगी। पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर वहाँ से होकर के अगर आपकी सॉइल ही पोल्यूट हो जाए तो पानी भी जो है आपका पोल्यूट होने की मैक्सिमम चांस है। लैंडफिल्स विद लेड एंड हैवी मेटल्स, इस तरह की मेटल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको भी आप देख लीजिए कौन कौन से मेटल्स होते हैं जो आपके ई वेस्ट में निकलते हैं। ई वेस्ट का मतलब आपको पता होगा, आप इस पर वीडियो बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के वेस्ट। ठीक है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, इस तरह की जो भी डिवाइसेस ऑब्सोलीट हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं, वो ई वेस्ट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे इस तरह के हार्मफुल मटेरियल्स और एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर इसका क्या असर है? लंग कैंसर हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, सांस से रिलेटेड बीमारी, chronic brain hemorrhage, brain damage हो सकता है। So these are the basic e-waste hazards for environment and human health. So this is 35th question, 3 marks. Let us move to another question, that is इसमें और आपको मैंने बताया था एक चॉइस मिल सकती है। तो चॉइस मिल रही है कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाई शुड इट बी प्रोटेक्टेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा ओन क्रिएशन है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, लिटरेचर फील्ड में हो सकता है, साइंस में हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हम लोग जो अपनी चीज़ें ओरिजिनली क्रिएट करते हैं, वी हैव द इंटेलेक्चुअल, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने एक नॉवेल लिखा, आपकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने एक पेंटिंग बनाई, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसे प्रोटेक्ट क्यों करने की जरूरत है? कि लोग क्या करते हैं कि हाँ, आजकल सोशल मीडिया या नेट पर जैसे ही डालते हैं, लोग कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा वेरिएशन किया एंड they are saying that this is made by me, so that should not be there. That is a type of crime called as plagiarism. अगर किसी का भी जो क्रिएशन है उसे आप कॉपी करते हैं तो दैट इज प्लेगरिज्म। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, अदरवाइज हम दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं। तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्यों इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? दिस इज द डेफिनेशन। Intellectual property refers to creation of the intellect, like inventions, literacy and artistic works. Symbols, names, images, monogram and design used in commerce are part of it. तो किसी भी बिजनेस में, कॉमर्स में या कोई भी इन्वेंशन करते हैं आप, कोई अपना नॉवेल लिखते हैं, कोई लिटरेचर में कुछ अपना ओरिजिनल क्रिएट करते हैं, तो ये सारा आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल क्रिएटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से हैं उसे आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सवाल आता है कि इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इट इनकरेजेस इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज वेल एज इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। आप इसे अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और जितना कॉपी पेस्ट होगा तो नई चीज़ें सामने बन करके नहीं आएंगी उस फील्ड में। Not only in the field of software applications, but rather in the field of science, technology, literature and arts and all. किसी भी फील्ड में कॉपी पेस्ट अगर होता रहा तो नई चीज़ें बन करके फील्ड में नहीं आएंगी। Ensures new ideas and technologies are widely distributed. Promotes investment in the national economy. Protects business growth. These are various points why intellectual property should be protected. तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको एक चॉइस मिल गई इंटरनल।
36 क्वेश्चन पर आते हैं। इट बिलोंग्स टू डेटा विजुअलाइजेशन। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। आपको ये ग्राफ बना करके दिया होगा सामने। इसके जो रीडिंग्स हैं, इसका जो व्यू है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, after watching the components of this graph you have to write the code for this. Here in this graph you can see this is the graph title, and this is your x-axis label, and this is y label, y-axis label, जिस पर आपको months शो किए गए हैं जनवरी से जून तक, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। matplotlib.pyplot का फंक्शन आप यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस हैं। इन ये सब स्पेसिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए आप अपने ग्राफ की कोडिंग करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज द कोडिंग ऑफ दिस ग्राफ। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, आपने इंपोर्ट कर लिया। x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपने शो कर दिया। y एक्सिस पर 15, 18, 24, 24.5, 39, 32 कर दिया। अब कहेंगे सर आपने x एक्सिस पर जनवरी, फरवरी, मार्च लिया है, y एक्सिस पर ये रीडिंग्स ली हैं जो इस ग्राफ की हैं। क्या शो कर रहा है ये ग्राफ? जो भी शो कर रहा है एवरेज टेम्परेचर शो कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ फॉर डिफरेंट मंथ, 6 महीने का। तो देखिए जब ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनता है तो ऑटोमेटिकली जो एक्स एक्सिस पर जो भी डिफाइन किया है वो सीधा वाई पर चला जाता है, वाई एक्सिस का कंटेंट एक्स पर चला आता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के केस में, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स पर आप मंथ शो करेंगे, वाई पर एवरेज टेम्परेचर शो कर रहे हैं फॉर डिफरेंट मंथ्स। इसमें जो आपका फंक्शन इस्तेमाल होगा plt.bar h फंक्शन matplotlib.pyplot मॉड्यूल का है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। और बार फंक्शन जो है सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करता है x, y, और x आपने एक रीडिंग दे दी विच मस्ट हैव ए लिस्ट और सीरीज, y आपने रीडिंग दे दी जिसमें आपका टेम्परेचर है, कलर रेड, रेड से आपके बार्स बनेंगे। एक्स एक्सिस का टाइटल एवरेज टेम्परेचर, वाई एक्सिस का टाइटल मंथ्स, ठीक है। एंड पीएलटी डॉट टाइटल, यहाँ पर आपको वाई लेवल पर क्या दिखा रहे हो, बार एज से क्या चीज वहां शिफ्ट हो रहा है वो लिखना पड़ेगा आपको। देखिए वहां पर मंथ शिफ्ट हो रहा है वाई एक्सिस के लेवल पर, इसलिए हमें मंथ शो करना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। और एक्स एक्सिस पर एवरेज टेम्परेचर। प्लॉट का टाइटल क्या है? एवरेज टेम्परेचर डेली लिख दिया। plt डॉट ग्रिड विल ड्रॉ ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइंस इन द बैकग्राउंड ऑफ द चार्ट। इस तरह से सारे कंपोनेंट हमने कंप्लीट कर लिए, plt डॉट शो कर देंगे, आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग एक बार पाइथन में ले जा करके कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी करके, इफ वी पेस्ट इट इन पाइथन इन सम फाइल, न्यू फाइल, एंड हियर आई हैव पेस्टेड इट। So let us see whether the graph is drawn in the same way or not. फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज डेस्कटॉप पर कर लेते हैं बार एच के नाम से, सेव, और इसे रन करा दिया। रन कराते ही you will see a graph is plotted in the same way as it is given in the question. सारा कुछ वही आ गया आपका। That means our program is working. Okay. Now लेट अस गो बैक। इसमें भी आपको दूसरी चॉइस मिलने जा रही है। मैंने बताया था 2 क्वेश्चंस में चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 में से 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस। तो दूसरे क्वेश्चन में चॉइस क्या है? राइट पाइथन कोड टू ड्रॉ मल्टी लाइन चार्ट फॉर स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स हुज ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज सेम, but one train is running with constant speed and other with variable speed. Take time in seconds and on x-axis and distance traveled on y-axis in meters. सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। 2 ट्रेन्स की स्पीड के बारे में हमें ग्राफ बनाना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला आपको पता है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड्स में, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस इन मीटर्स। सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी ड्रॉन। इंपोर्ट कर लिया आपने, x इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 60 तक दे दिया, यानी 10th सेकेंड, 20th सेकेंड, 30th सेकेंड में ट्रेन कहाँ पर है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है। y1 पहली ट्रेन की डिस्टेंस 10th सेकेंड में 150, 20th में इतना, 30th में इतना। आप देखें इसमें जो गैप है
150 प्लस 150, 300 प्लस 150, 10-10 सेकेंड में 150 किलोमीटर जो है ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो ये कांस्टेंट स्पीड वाली डिस्टेंस है y1। y2 में देखिए 150, देन 500, फिर उसके बाद 600, 100 का डिफरेंस, फिर 100 का डिफरेंस, फिर भी 100 का और 100 का डिफरेंस। यहाँ पर तेज चली थी ट्रेन स्टार्टिंग में 150 से सीधा 450 सॉरी 500 चला गया, इसका मतलब 350 मीटर जो है 10 से 20 सेकेंड में स्पीड हो गई ज़्यादा। तो इसलिए इसको आप क्या नाम वेरिएबल स्पीड वाली ट्रेन है ये आपकी सेकेंड। अब लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन, एक्स एक्सिस सेम है दोनों का जिस पर आपने टाइम रिप्रेजेंट किया है, और वाई वन फर्स्ट कांस्टेंट स्पीड वाली ट्रेन की डिस्टेंस है। सिमिलरली पीएलटी डॉट प्लॉट दूसरा लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्स कॉमा वाई टू के बीच में और एक्स के बीच में। कलर इसका ब्लू यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इसका कलर रेड है। लेबल इज इक्वल टू ट्रेन वन, लेबल इज इक्वल टू ट्रेन टू। जब भी आप एक से ज़्यादा बार चार्ट बनाएं या लाइन चार्ट बनाएं जिसमें मल्टी बार चार्ट्स हों एक पॉइंट पर, या मल्टी लाइन चार्ट है एक ही फिगर के अंदर, तो आपको ये लेवल जरूर डिफाइन करना चाहिए। इट हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द लेजेंड। तो अगर आपका ट्रेन वन की का रिप्रेजेंटेशन लाइन चार्ट का रेड कलर में है, ट्रेन टू का ब्लू कलर में है, तो ये लेजेंड में ट्रेन वन और ट्रेन टू के अगेंस्ट आपको शो करेगा वंस यू डिस्प्ले द लेजेंड, पीएलटी डॉट लेजेंड जब आप शो करेंगे तब। एक्स लेबल का टाइटल टाइम इन सेकेंड्स, वाई लेबल का टाइटल पीएलटी डॉट वाई लेबल डिस्टेंस मीटर्स में। पीएलटी डॉट टाइटल आपने डिस्प्ले कर लिया, ग्रिड डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद पीएलटी डॉट लेजेंड, पीएलटी डॉट शो। इसको हम लोग वहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड देन वी सी वेदर इट इज बीइंग ड्रॉन प्रॉपरली और नॉट, हाउ इट इज बीइंग ड्रॉन। इसी फाइल में हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऑन द सेम फाइल ओवरराइट कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, रन कराया। ये देखिए आपकी ये इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ट्रेन स्पीड एनालिसिस, तो ग्राफ टाइटल, दिस इज वाई एक्सिस टाइटल, एक्स एक्सिस टाइटल, 10वें सेकेंड में ये समथिंग 150 पर है, ये भी है, और ये भी दोनों का ओरिजिन सेम है, डेस्टिनेशन सेम है। सो 20th सेकेंड में देखिए ये वाली ट्रेन 300 डिस्टेंस पर है और ये जो है 500 डिस्टेंस पर है। ब्लू वाली जो है वेरिएबल स्पीड है, स्टार्टिंग में बहुत तेज चली थी, उसके बाद फिर सेम स्पीड करते करते और 900 पे जाकर के ये ज्वाइन कर रहे हैं ऑन द सेम डेस्टिनेशन स्टेशन। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। नाउ लेट अस गो बैक टू द पेपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? इट इज क्वेश्चन नंबर 36 डन, 3 marks. Thereafter we come to 37th question. ये भी 3 marker, लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। रिलेशन के बीच में स्पेस हो गया, इसे ठीक कीजिए। रिलेशन प्रोडक्ट इज गिवन बिलो, जिसके अंदर प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कंपनी, प्राइस, स्टॉक, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड वारंटी, these columns are given. Write SQL command to write a query to count the total number of products of each type. तो यहाँ पर हर तरह के प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। एक टीवी है, टीवी 2 है, और प्रोडक्ट पीसी जो है 2 तरह के हैं, हैंडीकैम 1 तरह का है। तो इस तरह से अगर हमें ये लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट पी नेम पर हम ग्रुप बनाएंगे, तब ये टीवी की काउंटिंग 2 हो जाएगी, पीसी की काउंटिंग 2 हो जाएगी, लाइक दैट। सो जिस पर आप ग्रुप बनाते हैं उसको आप सेलेक्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट पी नेम कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय नेम, पी नेम, तो पी नेम पर ग्रुपिंग हो जाएगी। इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, पी नेम के नीचे क्या आ जाएगा, आपका टीवी आ जाएगा, काउंट के नीचे 2 आ जाएगा, पी नेम के नीचे इसी कॉलम में आपका पीसी आ जाएगा, पीसी भी 2 आ जाएगा, फिर हैंडी का कैम आएगा, उसका भी 2 आएगा आउटपुट। तो इस तरह से ये आपकी कमांड कंप्लीट होती है। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टॉक, वेरी सिंपल कमांड। सारा डिटेल लाना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, किस पर ऑर्डरिंग करनी है तो ऑर्डर बाय हम लोग करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कॉलम का नाम स्टॉक है तो ऑर्डर बाय स्टॉक, DESC। देयर आफ्टर डिलीट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ऑन दिस, इस डेट पर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उसे डिलीट करना है।
आप जानते हैं किसी भी रो को डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। सो आई विल राइट डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इक्वल टू द गिवन डेट। इस डेट को आप दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लैश भी लगा सकते हैं इन प्लेस ऑफ डैश, बट द फॉर्मेट ऑफ डेट शुड बी सेम, YYYY डैश MM डैश DD फॉर्मेट में आपकी डेट होनी चाहिए। ये आपका डेट है, ये आपका मंथ है और ये आपका ईयर है। इसी फॉर्मेट में चाहे बीच में डैश कैरेक्टर का यूज करें चाहे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। So in this way we have completed 3 marks questions of question number 37 also completed, that was belonging to SQL. Now we enter into the section number 3. There are 3 questions, 5 markers each, 38, 39 and 40. 3 question है 5-5 नंबर के। इसे आप सावधानी से करें, अच्छे से करें, so that your marks should not be deducted. कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर की लेंथ इतनी है 3 घंटे में sufficient time है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। Now consider the following data frame named DEPT already created. डेटा फ्रेम DEPT ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, इसका ये डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सारी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 5 क्वेरीज दी हैं, इनके जवाब देने हैं। ओके, डेटा फ्रेम का नाम जो क्रिएटेड है वो DEPT है, डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, इनकम, लोकेशन, एंड दीज आर इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। Now display the highest and lowest income from the data frame. अब highest income निकालने के लिए max फंक्शन, lowest income निकालने के लिए min फंक्शन का इस्तेमाल होता है। कैसे यूज किए जाते हैं? डेटा फ्रेम का नाम डॉट, कॉलम का नाम डॉट मैक्स, एम्प्टी ब्रैकेट। तो आप लिखेंगे प्रिंट में डेटा फ्रेम DEPT डॉट इनकम डॉट मैक्स एम्प्टी ब्रैकेट कॉमा DEPT डॉट इनकम डॉट मिन एम्प्टी ब्रैकेट। तो मैक्सिमम मिनिमम आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर देखें आंसर, प्रिंट DEPT डॉट इनकम डॉट मैक्स और DEPT डॉट इनकम डॉट मिन। यहाँ पर मैंने ये हेडिंग डाल दी है हाईएस्ट इनकम रुपीस, यहाँ भी एक हेडिंग डाल दी है लोएस्ट इनकम रुपीस। देन कमांड, कमांड आपकी एक्चुअली ये है, कमांड आपकी देखा जाए तो ये है DEPT डॉट इनकम डॉट मैक्स। हेडिंग नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी कमांड सही मानी जाएगी, बीच में कॉमा सेपरेटर कर देना या 2 लाइन में प्रिंट कर देना। नाउ डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स हुज लोकेशन इज ईदर न्यू दिल्ली और चंडीगढ़। अच्छा, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैंने ये क्रिएशन वाली भी कमांड दे दी है यहाँ पर। इसे लेट अस सी वेदर द आवर कमांड्स आर करेक्ट। यहाँ पर मैं इसमें चल के वेरीफाई भी कर लेता हूँ, इसको आपके सामने वेरीफाई कर देता हूँ कि हमारी कमांड सही है कि नहीं। कंट्रोल S किया, रन कराया, आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। ओके, तो डेटा फ्रेम किस नाम से बना है? DEPT। देखिए आपकी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप इसे सीख रहे हैं ना, सो यू कैन लर्न इट डीपली, जिससे आपका दूसरा सैंपल पेपर कभी हो आपके सामने आए तो उसे आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। यहाँ से देखिए मैं इसको प्रिंट वाली लाइन कॉपी कर देता हूँ and then we see the output whether it is producing the correct output or not. So here I have pasted, thereafter control S और मैंने F5 क्लिक कर दिया। देखिए हाईएस्ट इनकम 89890, लोएस्ट इनकम 8500। इसमें लोएस्ट ही है, हाईएस्ट ही है। बिल्कुल सिंपली आपका सामने रिजल्ट आ जाता है एट वंस। इसके बाद कह रहा है कि जिसकी लोकेशन न्यू दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो उसको डिस्प्ले करो। तो DEPT.LOC से आपका हो जाएगा। LOC में 2 कंडीशंस डाल दीजिए और से सेपरेट कर दीजिए। कंडीशन कैसे डलेंगी? पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस में DEPT.लोकेशन इक्वल टू न्यू दिल्ली, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पर और ऑपरेटर लगाया, ये पाइप सिंबल और ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के लिए एम्परसेंड लगता है। DEPT.लोकेशन इक्वल टू चंडीगढ़। अगर इस कमांड को हम कॉपी करें तो हमें 2 लोकेशन न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ की लोकेशंस के रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस सी हियर। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको भी। लेट अस कॉपी पेस्ट दिस कमांड आल्सो एंड सी द आउटपुट। कंट्रोल S। ये देखिए लोकेशन न्यू दिल्ली एंड लोकेशन चंडीगढ़ का डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। फाइन। देयर आफ्टर
आफ्टर दिस वी गो टू अनदर क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है, नहीं थर्ड है। लिस्ट ओनली कॉलम्स डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन यूजिंग डॉट एलओसी। डॉट एलओसी का यूज करके आप केवल दो कॉलम्स डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट डीपीटी डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन, कॉलन मीन्स ऑल रोज, कॉमा, देन स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में वो कॉलम्स दे दीजिए जो जो कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। कॉलम्स की लिस्ट हम दे दी डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, देखिए, if I paste it here, you will get only two columns, values of two columns from that data frame। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन दोनों कॉलम्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। So it's simple। And then let us go to the question again। fourth question क्या है, add new column incentive which is 18% of income। very simple, आपको पीछे बताया जा चुका है। DPT of incentive equal to DPT dot income multiplied by 0.18। उसके बाद उसको मैंने प्रिंट करा लिया डेटा फ्रेम को। क्या किया गया है, DPT ऑफ इंसेंटिव, इसको मैं कई तरीके से आपको पहले क्वेश्चन आ चुका है उसमें बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में कहीं पर कि कैसे हम किसी भी कॉलम को ऐड करते हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस कॉलम्स। तो उसमें आपको मैंने असाइन भी बताया था, इंसर्ट भी बताया था और सिंपल भी एलओसी के थ्रू भी बताया था, सिंपल भी बताया था। मैं यहाँ पर इसीलिए केवल एक ही मेथड ले रहा हूँ। सो दिस इज द मेथड कि डीपीटी डाटा फ्रेम का नाम ऑफ इंसेंटिव इक्वल टू डीपीटी डॉट इनकम, एग्जिस्टिंग कॉलम इनकम का 18% मल्टीप्लाइड बाय 0.18 कर दिया और हो जाएगा आपका ये कैलकुलेट विदाउट एनी प्रॉब्लम, इट विल बी डन। प्रिंट को थोड़ा आगे कर देते हैं एंड लास्ट आपको देखना है, बाकी ऊपर के रिजल्ट तो पिछले हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक कॉलम इसमें इंसेंटिव नाम का कॉलम ऐड हो गया विच इज 18% ऑफ द इनकम एवरीवेयर, 18% ऑफ द इनकम। फाइन, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन, पांचवा। डिस्प्ले फर्स्ट 3 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की टॉप 3 रोज को डिस्प्ले करना है। टॉप को डिस्प्ले करने के लिए हेड फंक्शन, बॉटम को डिस्प्ले करने के लिए टेल फंक्शन आपने पढ़ रखा है, सिंपली हेड फंक्शन आप लगा दीजिए। हालांकि इसको डॉट एलओसी और डॉट आई एलओसी से भी किया जा सकता है, बट दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। हेड फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए, ब्रैकेट में 3 लिख देंगे तो टॉप की 3 रोज डिस्प्ले हो जाएंगी। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे तो 5 रोज डिस्प्ले होती हैं टॉप से, आपको ये पता है। हेड और टेल फंक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दे विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, सो डोंट फॉरगेट कि कैसे यूज किया जाता है हेड एंड टेल फंक्शन। वीडियो इज अवेलेबल ऑन द चैनल, यू कैन वॉच इट थॉरोली। देखिए यहाँ पर टॉप की 0, 1, 2 ये 3 रोज आपकी टॉप से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 बिलोंग्स टू एसक्यूएल। ये एसक्यूएल से बिलोंग करता है। इसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया जा रहा है, इंटरनल चॉइस। मैंने बताया था 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिल रही है आपको, और ये मिल रही है आपको एसक्यूएल में से। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, स्टोर एंड आंसर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी एक स्टोर टेबल है जिसमें आइटम नंबर, आइटम नेम, सप्लायर कोड, क्वांटिटी, रेट, लास्ट अपडेट डेट दी हुई है। तो इसको देखते हुए आप ये सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादातर MySQL फंक्शन बेस्ड क्वेरीज होती हैं इस क्वेश्चन में। तो लेट अस सी व्हिच फंक्शंस हैव बीन आस्क्ड हियर। टू डिस्प्ले द वीकडे नंबर ऑफ लास्ट अपडेट। लास्ट अपडेट का वीकडे नंबर, वीकडे नंबर का मतलब 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, 3 फॉर ट्यूसडे एंड सो ऑन, 7 फॉर सैटरडे आना चाहिए। तो इन सभी डेट्स का डे नंबर लाना है। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है, डे ऑफ वीक। तो सिंपली सेलेक्ट डे ऑफ वीक, लास्ट अपडेट डेट का फ्रॉम टेबल नेम। फाइन। अगला क्वेश्चन है टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम बोथ हैंड साइड ऑफ द आइटम नेम एंड काउंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। कह रहा है कि जो आइटम नेम है उसके दोनों साइड में अगर कोई स्पेस है तो उसे रिमूव करो और फिर उसमें काउंट करो कि आइटम नेम में कितने कितने कैरेक्टर हैं। मतलब टी शर्ट एल में कितने कैरेक्टर, टी शर्ट एम में कितने कैरेक्टर हैं, ट्राउजर में कितने कैरेक्टर हैं, ये सब ये आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फंक्शन होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ फाइंड करने के लिए।
जैसे पाइथन में लेन होता था वैसे यहाँ पर MySQL में लेंथ होता है। तो इसके सामने के कोई स्पेस है तो उसे हटा दीजिए, लास्ट के कोई स्पेस है स्ट्रिंग में तो उसको हटा करके और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। सो फॉर दैट पर्पज सेलेक्ट आइटम नेम। कौन सा है आइटम नेम? लेन ऑफ ट्रिम ऑफ आइटम नेम। तो पहले आइटम नेम का ट्रिम कर लीजिए। ट्रिम फंक्शन से क्या होगा कि आइटम नेम के लेफ्ट और राइट साइड में लीडिंग ट्रेलिंग कोई स्पेस होगा तो रिमूव हो जाएगा, फिर उसकी लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में वो काउंट कर लेगा। फ्रॉम स्टोर कर दीजिए। इसके बाद आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट शर्ट फ्रॉम आइटम नेम ऑफ आइटम नंबर 1001 1002। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में से कोई छोटी स्ट्रिंग चॉप आउट करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? आपको मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कौन सा? सबस्ट्र या सब स्ट्रिंग या मिड फंक्शन। इसी से हम लोग इसको करेंगे। इसमें से शर्ट में कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं। ये 5 कैरेक्टर चॉप करना है। कहाँ से शुरुआत करनी है कैरेक्टर चॉपिंग की? सबस्ट्र का यूज करके। देखिए यहाँ पर पहला कैरेक्टर है टी, दूसरा है डैश और तीसरा है एस। तो शर्ट एस से शुरू होता है तीसरे कैरेक्टर से, इसलिए यहाँ पर मैंने दिया है क्या? सेलेक्ट सबस्ट्र ऑफ आइटम नेम 3 5। शर्ट में 5 कैरेक्टर हैं, वो आपने 5 लिख दिया। फ्रॉम स्टोर टेबल का नाम हो गया, वेयर आइटम नंबर इक्वल टू 1001 और आइटम नंबर इक्वल टू 1002 लिखो, या यहाँ पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लो। आइटम नंबर इन 1001, 1002। आपकी ये क्वेरी शॉर्ट आउट हो गई। फोर्थ देखें, टू डिवाइड द रेट बाय क्वांटिटी। रेट और क्वांटिटी दो कॉलम है, कह रहे हैं कि रेट को क्वांटिटी से डिवाइड करो एंड डिस्प्ले द रिमाइंडर, और रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर निकालने के लिए आप मॉड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल में, आपको पता होना चाहिए। फॉर दिस डेट, तो हम इसके लिए कंडीशन लगा देंगे। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट मॉड रेट कॉमा क्वांटिटी एज रिमाइंडर, हेडिंग बदल दिया, रिमाइंडर बना दिया, जो कॉलम हेडिंग अपीयर होगी फ्रॉम स्टोर। अगर ये एज रिमाइंडर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लास्ट अपडेट डेट इक्वल टू दिस मच। इस तरह से ये क्वेश्चन होने के बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका मॉड फंक्शन पूछा गया, डिस्प्ले द एवरेज रेट ऑफ सप्लायर कोड 100 101। सप्लायर कोड आपके दो हैं, 101 और 102। तो कहता है केवल 101 का जो है हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। तो ये जब भी हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, आई मीन किसी भी सप्लायर कोड, किसी भी इंडिविजुअल डाटा जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हैं और उस पर किसी कॉलम पर हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंडिविजुअल सप्लायर कोड का निकालने के लिए इसमें ग्रुप बाई आपको सप्लायर कोड पर लगाना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप बाई तो आपका दो ग्रुप बनेंगे, 101 के लिए, 102 के लिए। तो उसमें से भी आप फिल्टर कर लेंगे, उन ग्रुप्स में से एक ग्रुप को हटा देंगे, दूसरे के लिए यहाँ कंडीशन लगा देंगे। ग्रुप बाई के साथ अगर आपको कोई ग्रुप में से फिल्ट्रेशन करना है तो हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है और कंडीशन डाल दी जाती है। सो लेट अस सी द कमांड, सेलेक्ट सप्लायर कोड एवरेज ऑफ रेट फ्रॉम स्टोर ग्रुप बाय सप्लायर कोड हैविंग सप्लायर कोड इक्वल टू 101। तो आपको 101 का ही दिखाएगा एक ग्रुप, उसमें क्या रहेगा? 101 और उसका एवरेज रेट। अगर ये हैविंग ना लगाया जाता तो उसके नीचे होता 102 और उसका एवरेज रेट भी रहता। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेरी हैज बीन सॉल्व। पांचों क्वेरी सॉल्व हो गई। इसके अगेंस्ट एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए क्या है इसमें। और में रेफरिंग द सेम टेबल, इसी टेबल को रेफर करके 5 क्वेरीज और दी जा रही हैं, चाहे ये 5 क्वेरीज करो चाहे ऊपर की 5 क्वेरीज करो। और ऑप्शन दिया हुआ है, टू डिस्प्ले आइटम नेम क्वांटिटी रेट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन द स्टोर टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्वेरीज पूछी गई विदाउट फंक्शन ज्यादातर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट आइटम नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा रेट, और कह रहा टोटल कॉस्ट भी लिखनी है। तो टोटल कॉस्ट तो हमारे पास है नहीं सभी आइटम्स की, देयर इज नो सच कॉलम, टोटल कॉस्ट नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा टोटल कॉस्ट कैसे निकल सकती है। भाई 55 क्वांटिटी है और हर एक आइटम का रेट 300 है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट इसकी निकल जाएगी। तो ये हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे किया गया है। यहाँ से यू कैन जस्ट व्यू, सेलेक्ट आइटम नेम क्वांटिटी रेट कॉमा क्वांटिटी इनटू रेट मल्टीप्लाई करके एज टोटल कॉस्ट फ्रॉम स्टोर ऑर्डर बाय क्वांटिटी।
क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग करनी है आपको, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग में ASC लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, बट डिसेंडिंग में करना हो तो आपको DESC लिखना मस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू डिस्प्ले आइटम नंबर। ठीक है, मैं आइटम नंबर डिस्प्ले कर लेता हूँ सेलेक्ट लिस्ट में, साथ साथ लिखते जाओ सेलेक्ट आइटम नंबर, आइटम नेम फ्रॉम स्टोर। ठीक है, अब कहता है कि जिसका रेट जो है इन द रेंज 1000 एंड 2000 हो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर रेट बिटवीन 1000 एंड 2000। ये शॉर्टेस्ट कमांड है। इसी कमांड को अगर आपको वैसे लिखना होता तो आपको क्या लिखना पड़ता, वेयर रेट बिटवीन का इस्तेमाल अगर नहीं करना है तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, वेयर रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 एंड रेट इज लेस देन और इक्वल टू 2000। ऐसा भी आप लिख सकते हैं फॉर रेंज टेस्टिंग। तो 1000 और 2000 के बीच में इंक्लूडिंग 1000 2000 जो भी रेट होगा उसका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यानी कि बिटवीन इतने को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर से लेकर के इतने को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, बोथ आर इक्विवेलेंट। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देयर आफ्टर यहां से देखिए अगली कमांड है टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑल द आइटम्स बाय 5% हुज सप्लायर कोड इज 102। सप्लायर कोड 102 का जो आइटम है वो कॉस्टली हो गया, 5% ज्यादा उसके रेट बढ़ाने हैं। तो हम लिखेंगे कौन सी कमांड, अपडेट का यूज करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज करना हो किसी का कोई वैल्यू तो आप अपडेट यूज करेंगे। अपडेट स्टोर, अपडेट के बाद सीधा टेबल नेम आता है, इसमें TABLE टेबल नहीं आता। अपडेट स्टोर सेट रेट इक्वल टू रेट, ये एग्जिस्टिंग रेट है, रेट इक्वल टू रेट प्लस ये इंक्रीमेंट है रेट इंटू 0.05, ये इतना बढ़ गया है तो रेट का 5% ये बढ़ा हुआ है और ये रेट एग्जिस्टिंग है तो इसमें प्लस होकर के लेटेस्ट रेट आपका ये हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया रेट इक्वल टू रेट प्लस रेट इंटू 0.05। 0.05 को आप इंटू 5/100 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे सारा ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। फिर सप्लायर कोड इक्वल टू 102 कंडीशन लगा दिया। इसमें फिर से एक कमांड आपको दी जा रही है जिसमें डिलीट करना है, तो डिलीट ऑल आइटम्स हुज लास्ट अपडेट डेट इज बिफोर दिस वन। तो आप इसे कर सकते हैं डिलीट फ्रॉम स्टोर वेयर लास्ट अपडेट डेट इज बिफोर का मतलब लेस देन डेट लिख दीजिए, चाहे बीच में डैश का यूज कीजिए चाहे स्लैश का, लेकिन फॉर्मेट वही होना चाहिए जो आपको पहले मैंने बताया। टू डिस्प्ले मैक्सिमम मिनिमम रेट ऑफ आइटम्स फॉर ईच सप्लायर इंडिविजुअली एज पर द सप्लायर कोड गिवन फ्रॉम द टेबल स्टोर। तो अब क्या करना है, आपको हर सप्लायर कोड का मैक्सिमम और मिनिमम रेट डिस्प्ले कराना है। तो हर एक का कराना है फॉर ईच सप्लायर, दैट इज वाई ग्रुप बाय आपका सप्लायर कोड पर लगाना पड़ेगा। सो सेलेक्ट सप्लायर कोड, जिस पर आप ग्रुप बाय लगाते हैं उसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो ग्रुप का पता नहीं चलेगा। सेलेक्ट सप्लायर कोड कॉमा मिन रेट कॉमा मैक्स रेट फ्रॉम स्टोर ग्रुप बाय सप्लायर कोड। तो इस तरह से आपका ये ई पार्ट हो गया। तो चाहे आप फर्स्ट चॉइस करें, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करें और ये लास्ट के 5 क्वेश्चंस करें, इसमें ऑप्शन में आपको टेबल डिफरेंट भी दी जा सकती है, सिमिलर टेबल पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादातर फंक्शंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन इतना रहेगा और में आपको नॉर्मल कमांड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस दे सकता है एग्जामिनर। इन दैट वे वैसे जो आपका एसक्यूएल है वो बहुत सिंपल है, इजी है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो एसक्यूएल के एक भी मार्क्स आपके कट नहीं पाएंगे। और कुछ लोग एसक्यूएल को बहुत सिंपल समझ लेते हैं, सो सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका इन वन गो यू शुड राइट द करेक्ट कमेंट, करेक्ट क्वेरीज, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो ये ध्यान रखें कि एसक्यूएल को बहुत सिंपल ना समझें, उसको थॉरोली पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें। लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके आंसर्स हटा करके और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जब तक स्टूडेंट अपने आप नहीं करेगा, टीचर कितना भी पढ़ा ले, until unless you work on that by writing and studying the questions properly,
topic properly, you won't be able to raise your marks, raise your score in the board. तो अगर आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है तो आप मैक्सिमम सैंपल पेपर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करें, और साथ साथ जहाँ पर आप स्टकअप हो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, तो बुक से पढ़ लें, अपने नोट से पढ़ लें, या जो है हमारी वीडियो जा कर के वहाँ से पढ़ लीजिए फास्ट स्पीड में करके। तो आप प्रैक्टिस के समय अपने आप प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ स्टकअप हो वहाँ पर आप दूसरा मटेरियल रेफर करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। लेट अस फिनिश क्वेश्चन नंबर 40। वीडियो इज गोइंग बिकमिंग लॉन्ग। आप देखें यहाँ, LBS स्कूल इज प्लानिंग टू सेटअप इंटरनेट, I mean to set up and interconnect the computer installed in its 3 buildings or 3 blocks for the smooth functioning of various departments of the school. As a network advisor, you have to understand their requirements and suggest to them the best possible solution. A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, 3 ब्लॉक हैं बिल्डिंग के, स्कूल के, और यहाँ पर हर ब्लॉक में कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ए ब्लॉक से सी ब्लॉक की डिस्टेंस, ए से सी ब्लॉक की डिस्टेंस 80 मीटर, ए से बी ब्लॉक की डिस्टेंस 40 मीटर, और बी से सी ब्लॉक की डिस्टेंस 60 मीटर है। और ए ब्लॉक में हमारे 25 कंप्यूटर्स हैं, बी ब्लॉक में 50 और सी ब्लॉक में 110 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। कहा गया कि which of the following communication medium will you suggest to be procured by the school for connecting their blocks for very effective and fast communication? तो आपको 4 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं: टेलीफोन केबल, ईथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो टेलीफोन केबल सबसे स्लोवेस्ट है, उससे फास्ट कोएक्सियल है, उससे फास्ट कनेक्टिविटी देती है ईथरनेट केबल, और सबसे फास्ट देती है ऑप्टिकल फाइबर। सो ऑप्टिकल फाइबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये फास्टेस्ट मीडियम होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, सजेस्ट मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल एंड ऑल्सो राइट द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फॉर दिस लेआउट। अच्छा, लेआउट पूछ रहा है कि कैसे कैसे आप कनेक्ट करेंगे, ए ब्लॉक को बी से, कि एक ब्लॉक को सी से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें केबलिंग कम से कम लगे और डिस्टेंस कम से कम हो। ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स के बीच में, दो बिल्डिंग्स के बीच में, दो कैंपस के बीच में अगर डिस्टेंस लीस्ट होगी तो उसकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, केबलिंग कम लगेगी, कोई दूसरा डिवाइस रिपीटर वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है, ए ब्लॉक को बी से, बी को सी से, क्योंकि ए से बी की डिस्टेंस 40 मीटर है, बी की सी से डिस्टेंस 60 मीटर है। अगर मैं ए को सी से कनेक्ट करता तो ये 80 मीटर हो जाती, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती, सिग्नल लॉस होने के चांस है। That is why this is the layout that I have suggested at the most, the best layout. Here the length of the cable is 60 meter plus 40 meter, that is 100 meter only. यहाँ पर आप 80 लगाएंगे तो केबल की लेंथ कॉस्टली हो जाएगी और सिग्नल थोड़ा सा क्या करेगा, लूज होगा बीच में। 100 मीटर से ऊपर अगर कोई दो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर बीच में रिपीटर लगा दिया जाता है जनरली। तो आपका लेआउट ये हो गया। आपका टोपोलॉजी का नेम पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बस टोपोलॉजी की तरह इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एक बिल्डिंग दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से। तो इस तरह की कनेक्टिविटी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। हालांकि कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर इज नोन एज बस टोपोलॉजी, नेटवर्किंग में होता है, यहाँ पर बिल्डिंग्स कनेक्ट की जा रही हैं तो ये भी केबलिंग के थ्रू ही कनेक्शन किया जा रहा है, जिसे आप बस टोपोलॉजी कह सकते हैं। Now suggest the most suitable place to house the server of this school with a suitable reason. हम लोग सर्वर को कहाँ रखेंगे? We will place the server in C block, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं 110। तो जिस बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हों वहाँ पर ही हमें सर्वर प्लेस करना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स के पास रहें, कनेक्टिविटी फास्ट हो। फोर्थ क्वेश्चन इज सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक आउट ऑफ लैन, वैन, मैन, पैन। तो आपका एक ही बिल्डिंग में, एक ही कैंपस के अंदर स्मॉल डिस्टेंसेस में ही ये आपकी कनेक्टिविटी की जा रही है तीन बिल्डिंग्स की। दैट इज व्हाई इट इज ए लोकल एरिया नेटवर्क। इसे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं कह सकते हैं, पैन नहीं कह सकते हैं, ना तो वैन कह सकते हैं। दिस इज लैन ओनली, लोकल एरिया नेटवर्क। Now last part of this question is, which device will you suggest to be installed by the school for connecting all the computers
within each of these blocks out of the following। इसमें जो सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं हर ब्लॉक में, एक जगह 100 है, 110 है, 25 है, 50 हैं, तो उस बिल्डिंग में उन कंप्यूटर्स को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास स्लॉट होने चाहिए, और वो स्लॉट जो है आपके स्विच या हब में होते हैं। तो हर बिल्डिंग में मल्टी कंप्यूटर्स कनेक्शन के लिए हमें स्विच या हब इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहां पर आपका मॉडेम और टेलीफोन काम नहीं करेगा। So this is the appropriate device that should be there in each building just to connect multiple computers from one computer। So that's all about this question number 40। इससे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह से आपका ये सैम्पल पेपर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप और सारे सैम्पल पेपर्स करते रहिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं नए सैम्पल पेपर के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा, और उसमें आपको यू विल गेट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देयर आल्सो। सो आपको आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।